स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है और पहले ही दिन यानी 9 फरवरी को हमें दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के मुकाबले देखने को मिले। बिल्कुल। एक तरफ कोलकाता में स्कॉटलैंड और इटली थे और दूसरी तरफ कोलंबो में जिम्बाब्वे ने ओमान का सामना किया। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं है, बल्कि इन मैचों के पीछे की पूरी कहानी बताती है। हाँ, तो चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इन दो एक तरफा जीतों के असल मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो पहले दिन को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये शायद रणनीति की जीत का दिन था। सही कहा। 2 मैच, 2 अलग मैदान, लेकिन कहानी एक जैसी ही थी। जो टीमें तैयारी के साथ आईं, उन्होंने मौकों का पूरा फायदा उठाया। और दूसरी टीमें ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप के दबाव में बिखर सी गई। वही तो, यहाँ सिर्फ चौके, छक्के या विकेटों की बात नहीं है। यहाँ बात है कि कैसे एक टीम अपनी मजबूती को पहचान कर खेलती है और दूसरी टीम एक झटके से ही पटरी से उतर जाती है। एकदम। तो इसी रणनीति वाली बात से ही शुरू करते हैं। पहले मैच पर आते हैं, स्कॉटलैंड बनाम इटली। नतीजा तो साफ है, स्कॉटलैंड 73 रनों से जीता। और T20 में 73 रन्स मतलब एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बना डाले। ये स्कोर ये तो अपने आप में एक कहानी कहता है, पर ये पहाड़ जैसा स्कोर बना कैसे? देखिए, ये सिर्फ तूफानी बल्लेबाजी नहीं थी, ये एक तरह का कह सकते हैं कैलकुलेटेड असॉल्ट था। अच्छा, मतलब सोची समझी प्लानिंग थी इसके पीछे। बिल्कुल। स्कॉटलैंड की टीम जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने ईडन गार्डन्स की पिच को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। पिच बिल्कुल सपाट थी, गेंदबाजों के लिए कोई खास मदद नहीं थी। कुछ भी नहीं। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में ही उन्होंने खेल का रुख तय कर दिया। उनकी रणनीति क्या थी? रणनीति साफ थी। इटली के गेंदबाजी आक्रमण में जो सबसे कम अनुभवी गेंदबाज हैं, उन्हें निशाना बनाओ और शुरू से ही दबाव बना दो। और उन्होंने ठीक यही किया। हाँ, और एक बार जब रन रेट 10 के ऊपर चला गया तो इटली के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ से भटक गए और फिर तो स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। मतलब ये कि उन्होंने इटली की कमजोर नस को पकड़ लिया। और इटली, उनके लिए तो ये वर्ल्ड कप का पहला ही मैच था। एक ऐतिहासिक दिन था उनके लिए। हाँ, पर मैदान पर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वो 134 पर सिमट गए। लेकिन कहानी सिर्फ हार की नहीं है। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रामा भी था। हाँ, और वो ड्रामा तो मैच की शुरुआत में ही हो गया था। जब आप एक नई टीम होते हैं और वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर उतरते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका सबसे अनुभवी खिलाड़ी, आपका कप्तान, वो टीम को लीड करे सामने से। बिल्कुल। लेकिन इटली के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। फील्डिंग करते हुए उनके कप्तान वेन मैडसन का कंधा खिसक गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी के बाहर होने की बात नहीं थी। ये उस नाव के कप्तान की गिरने जैसा था जो पहली बार तूफानी समंदर में उतरी हो। इस एक चोट का असर कितना गहरा पड़ा होगा टीम पर, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं कि एक खिलाड़ी गया, दूसरा आ गया, पर एक कप्तान। इसका असर बहुत गहरा होता है, मनोवैज्ञानिक भी और सामरिक भी। सोचिए, एक नई टीम जिसकी ज्यादातर खिलाड़ियों ने इतने बड़े क्राउड के सामने कभी खेला नहीं होगा, उनका लीडर पहले कुछ ओवरों में ही बाहर चला गया। मैदान पर एक खालीपन आ गया होगा। अचानक से कौन गेंदबाजों से बात करेगा, कौन फील्ड में बदलाव करेगा, किसके पास प्लान बी है? ऐसा लगा कि मैडसन के बाहर जाते ही इटली का प्लान A, B, C सब कुछ ड्रेसिंग रूम में ही रह गया। हाँ, टीम पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई और स्कॉटलैंड ने इसी बिखराव का पूरा फायदा उठाया। ये दिखाता है कि एसोसिएट टीमें अक्सर अपने 1-2 बड़े खिलाड़ियों पर कितना ज्यादा निर्भर करती हैं। और ये निर्भरता उनकी बल्लेबाजी में भी साफ दिखी। 208 का पीछा करते हुए ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी मैच में थे भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसे सिर्फ स्कोरबोर्ड का दबाव माना जाए या स्कॉटलैंड की गेंदबाजी में भी कुछ खास था? ये दोनों का मेरा जुला असर था। जब आपके सामने 208 का लक्ष्य होता है तो आप पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। लेकिन इसका श्रेय स्कॉटलैंड के गेंदबाजों को भी देना होगा। उन्होंने बहुत चतुराई से गेंदबाजी की। अच्छा। उन्हें पता था कि बल्लेबाज दबाव में है, इसलिए उन्होंने गेंद को बल्लेबाजों की पहुंच से दूर रखा, वाइड यॉर्कर फेंके और गति में लगातार बदलाव करते रहे। तो उन्होंने इटली के बल्लेबाजों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि बड़े शॉट खेलने की कोशिश में वो एक के बाद एक अपना विकेट फेंकते चले गए। तो कुल मिलाकर स्कॉटलैंड के लिए एक परफेक्ट गेम था और इटली के लिए एक कह सकते हैं दर्दनाक सबक। तो कोलकाता में हमने बल्ले का जोर देखा। अब कोलंबो चलते हैं, जहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी।
हाँ, वहाँ गेंदबाजों का बोलबाला रहा। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से रौंद दिया, वो भी 39 गेंदें बाकी रहते हुए। यहाँ क्या हुआ? क्या ये मैच टॉस पर ही खत्म हो गया था? काफी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिल्कुल। कोलंबो में सुबह के मैच में पिच में थोड़ी नमी होती है और हवा में गेंद हरकत करती है। और जिम्बाब्वे को ये बात पता थी। हाँ, और उनके पास ब्लेसिंग मुजाराबानी जैसा गेंदबाज है जो इन परिस्थितियों का फायदा उठाना जानता है। यहीं पर मैच का रुख जिम्बाब्वे की तरफ मुड़ गया। मुजाराबानी का जिक्र आपने किया, उन्होंने 3 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी में ऐसा क्या खास था कि ओमान के टॉप ऑर्डर की कमर ही टूट गई? बेटी, मुजाराबानी ने जो किया वो बहुत स्मार्ट गेंदबाजी थी। उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के ठीक बाहर उस चैनल में पिच किया जिसे अनिश्चितता का गलियारा कहते हैं। अच्छा, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ, वहां से गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी। ओमान के बल्लेबाज दुविधा में थे कि गेंद को खेलें या छोड़ें। और इसी दुविधा में वो आउट हो गए। बिल्कुल, या तो गेंद का किनारा लगा बैठे या फिर एलबीडब्ल्यू हो गए। उनका फुटवर्क भी इस तरह की स्विंग गेंदबाजी के सामने बेहद कमजोर नजर आया। तो ये दिखाता है कि ओमान के बल्लेबाज शायद फ्लैट पिचों पर खेलने के आदी हैं। हाँ, और जब गेंद हरकत करती है तो उनकी तकनीक की पोल खुल जाती है। और ऐसा नहीं था कि दबाव सिर्फ एक छोर से था। रिचर्ड नगारवा और ब्रैड इवांस ने भी विकेट लिया। बिल्कुल, इसे पार्टनरशिप में गेंदबाजी कहते हैं। अच्छा, जब एक छोर से मुजाराबानी लगातार दबाव बना रहे थे तो बल्लेबाज दूसरे छोर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नगारवा और इवांस ने भी उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि ओमान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। वो दबाव में बिखर गए और पूरी टीम सिर्फ 103 रन पर ढेर हो गई, जो T20 वर्ल्ड कप के स्तर पर कहीं से भी प्रतिस्पर्धी स्कोर नहीं है। और जब लक्ष्य सिर्फ 104 का हो तो जिम्बाब्वे ने इसे बहुत आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन कई बार हमने देखा है कि टीमें ऐसे छोटे टारगेट का पीछा करते हुए भी घबरा जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है। ब्रायन बेनेट ने 48 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी पारी में ऐसा क्या खास था जिसने इस चेस को इतना आसान बना दिया? बेनेट ने एक बहुत ही समझदार और प्रोफेशनल पारी खेली। उन्होंने स्थिति की नब्ज को समझा। उन्हें पता था कि जरूरी रन रेट 6 से भी कम है, इसलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोई जोखिम भरा शॉट नहीं खेला, बस खराब गेंदों का इंतजार किया और उन पर बाउंड्री लगाई। इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट। जब लक्ष्य छोटा होता है तो मैच जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप विकेट न गंवाएं। और जिम्बाब्वे ने यही किया। उन्होंने सिर्फ 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया, और वो भी 14वें ओवर में ही खत्म कर दिया। हाँ, और इसका नेट रन रेट पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की जीत नहीं है, ये एक बड़ी रणनीतिक जीत है। तो अगर हम दिन की बड़ी तस्वीर को देखें, एक तरफ स्कॉटलैंड की तूफानी बल्लेबाजी और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की घातक गेंदबाजी, इन दोनों मैचों से T20 क्रिकेट और इस वर्ल्ड कप के बारे में क्या बड़ी सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि T20 क्रिकेट अब सिर्फ बड़े शॉट मारने का खेल नहीं रह गया है। अच्छा, ये अपनी ताकत को पहचानने और उसे मैदान पर लागू करने का खेल है। स्कॉटलैंड को पता था कि उनकी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है, उन्होंने वही किया। और जिम्बाब्वे को पता था कि उनकी ताकत उनके शुरुआती गेंदबाज हैं। और सुबह के हालात, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। दोनों जीतने वाली टीमों ने अपनी योजनाओं को 100% लागू किया। और हारने वाली टीमों के लिए एक तरह की वेकअप कॉल है। बिल्कुल, इटली और ओमान के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इटली को न सिर्फ हार से उबरना है, बल्कि उन्हें ये भी सोचना होगा कि उनके कप्तान के बिना टीम का नेतृत्व कौन करेगा। ये उनके लिए एक दोहरी मार है। बिल्कुल। वहीं ओमान को अपनी बल्लेबाजी की तकनीक पर बहुत गंभीरता से काम करना होगा। आप वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही तरीके से खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से ढलना सीखना होगा। सही बात है। इन दोनों टीमों के लिए आगे का सफर अब बहुत मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप के पहले दिन ने हमें 2 बिल्कुल अलग कहानियां दिखाएं। एक तरफा जीत, एक नई टीम का दिल तोड़ने वाला संघर्ष, और एक कप्तान की दुर्भाग्यपूर्ण चोट। हाँ, एक ही दिन ने हमें इस टूर्नामेंट के कई रंग दिखा दिए हैं। और ये शुरुआती मैच हमें याद दिलाते हैं कि इस फॉर्मेट में कोई भी टीम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकती। यहाँ उस दिन का प्रदर्शन और आपकी रणनीति सबसे ज्यादा मायने रखती है।
बिल्कुल, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। वेन मैडसन की चोट इटली के लिए बेशक एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि कभी-कभी ऐसी ही मुसीबतें टीम के अंदर छिपे हुए हीरो को जन्म देती है। ये एक दिलचस्प बात है। जब आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी बाहर हो जाता है तो बाकी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी का एहसास होता है, उन्हें आगे बढ़कर प्रदर्शन करना पड़ता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इटली के ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इस चुनौती को एक अवसर में बदल सके। बिल्कुल, अक्सर ऐसी ही कठिन परिस्थितियां एक टीम का असली चरित्र दुनिया के सामने लाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।